हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो ये सेशन है हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हमारा रिसर्च का कल का क्लास था। ठीक है, तो ये क्लास जो है सारी ही नेट यूजीसी नेट और जेआरएफ एस्पिरेंट के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, जो कि 2024 में एग्जाम देने वाले हैं। ये आपका पेपर 1 है, यूनिट नंबर 2, जिसको हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड बोलते हैं। और मेरा नाम है निधि साइनी। मैं आपको पेपर 1 के साथ साथ 2 की भी प्रिपरेशन कराती हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आपको डिटेल में क्लास को देखना है तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको पूरा क्लास जो है डिटेल में मिलेगा, एकदम फ्रेश। ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आराम से पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किया था और अभी हमने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करने का है। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से हमें स्टार्ट करने को है। आई बिलीव सब कुछ क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक जो कुछ भी क्लासेस हमने किया है। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाओ, मैं सैम्पलिंग यहाँ सर्च करती हूँ, शायद सैम्पलिंग से जल्दी आ जाए। सैम्पलिंग, हाँ, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कल के क्लास में हो गया था। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, कितना है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, सबका मीनिंग और कितने बेनिफिट्स है उसके, डिसएडवांटेज क्या क्या है, सब कुछ हम लोग कर चुके थे। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होता है, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ये हिंदी में भी पीडीएफ में है, सो दैट अगर कोई लर्नर्स को हिंदी में चाहिए तो वो हिंदी में भी क्लास को देख सकते, मीन्स पीडीएफ से रीड करके समझ सकते हैं। क्लास तो वैसे हिंदी में ही होता है, लेकिन अगर इन केस आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो एंड आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है और इसका जानेंगे अभी हम लोग सारा कुछ। ठीक है, तो देखो, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम लोग नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। रैंडम सैम्पलिंग में क्या हो रहा था, हम रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर रहे थे, किसी को भी सेलेक्ट करके अपना सैंपल का हिस्सा बना रहे थे उसे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग में, आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, यहाँ पे हम जो भी सिलेक्शन कर रहे हैं, हम जिसका भी सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन हमेशा ही एक क्राइटेरिया के बेसिस पे होगा। हम इंडिविजुअल को अपने सैंपल में चूज करेंगे। ठीक है, किसके बेसिस पे, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया बनाएंगे, उसके बेसिस पे हम उस पर्सन को डिसाइड करेंगे कि अपने सैंपल में लेना है या नहीं लेना है। रैंडम सैम्पलिंग नहीं होगा इसमें। ठीक है, अगर रैंडम सैम्पलिंग होगा तब तो ये रैंडम सैम्पलिंग बन जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। तो इसमें जो क्राइटेरिया होता है वो हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं, अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, अपना पर्पस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें सभी के पास इक्वल चांस नहीं होता है। दैट्स वाई यहाँ लिखा हुआ है नो इक्वल चांस ऑफ इंक्लूजन। आप सैंपल का हिस्सा बन पाओ, इसके लिए सभी को इक्वल चांस नहीं दिया जाता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सभी के पास इक्वल चांस रहता है कि आप हमारे सैंपल का हिस्सा बन सकते हो। बट नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, सभी के पास, नॉट एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, ठीक है, हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड। सभी के पास इक्वल चांस नहीं होता है हमारा सैंपल का हिस्सा बनने के लिए। इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो मेथड है। इसमें हमेशा हम अपने सुविधा के अनुसार देखते हैं किसको सेलेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट नहीं करना है। तो जब हम कोई काम अपने सुविधा के अनुसार कर रहे हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, चीप हो जाएगा, और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कंपैरिजन में ये चीप और इजीली आपको एक्सेस हो पाता है। लिमिटेशंस होती है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस पर, सिंस सैंपल जो है यहाँ पे रैंडमली हम लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो ये आपका वैलिड स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस मतलब कंक्लूजन कभी कभी नहीं दे पाता है पूरा पॉपुलेशन को लेकर के। इसमें भी कुछ लिमिट होता है जनरेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, जो कि हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दिस इज इन हिंदी। इन एसेंस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक मेथड है जो सिंप्लिसिटी बताता है, अफोर्डेबल होता है, और साथ ही साथ इसमें आपको थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव, मतलब आपका जो सैंपल होता है ना, वो आपको कभी कभी पूरा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। ठीक है,
तो यहाँ पे अभी हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड, टाइप्स, एग्जाम्पल, यूजेस, एडवांटेज ये सब देखेंगे। अब देखो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है ये भी आपका एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक टाइप है, ठीक है। तो अभी हम लोग कन्वीनियंस सैम्पलिंग मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो कि आपका एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब नॉन रैंडम भी इसको बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो कन्वीनियंस सैम्पलिंग को हम लोग चंक या फिर हैप्पीहैज़र्ड सैम्पलिंग भी बोलते हैं। मतलब कन्वीनियंस सैम्पलिंग का दो और नाम है जो कि आपका चंक और हैप्पीहैज़र्ड सैम्पलिंग जिसको बोलते हैं। कन्वीनियंस मतलब क्या होता है, कन्वीनियंस मतलब अपनी सुविधा के अनुसार। तो सेम इस सैम्पलिंग में क्या होता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में हम उसी इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए इजीली अवेलेबल है और इजीली एक्सेसिबल होते हैं रिसर्चर के लिए। सिलेक्शन मेथड इसमें क्या होता है, देखो इंडिविजुअल्स को जो हम सेलेक्ट करते हैं अपने सैंपल में सिंपली इस वजह से करते हैं क्योंकि या तो हम उन तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, हम रैंडम सिलेक्शन नहीं करते, हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग करते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि उन तक मेरा रीच बहुत इजीली हो सकता है या फिर वो मेरे को बहुत चीप पड़ रहा है, इस वजह से मैं अपने कन्वीनियंस को देखते हुए उसको अपना सैंपल का हिस्सा बना रही हूँ। ईज होता है एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है ये एक इजी मेथड है और इनएक्सपेंसिव है और साथ ही साथ ये आपका एक पॉपुलर चॉइस ऑफ गैदरिंग इनिशियल डेटा एंड ये आपको स्पेशली पायलट स्टडी में कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मतलब जिनको मैं अपना सैंपल सेलेक्ट कर रही हूँ, मैं उस रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रही हूँ, उस इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल्स को हम लोग रैंडमली सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो दैट्स वाई देयर इज नो गारंटी नहीं होता है कि जिसको भी हमने अपना सैंपल बनाया है वो एक्यूरेटली पूरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। समझ में आया? सेम यही लिखा है कि देयर इज नो गारंटी नहीं है कि सैंपल जो है मीन्स ये जो सैंपल है ये प्रॉपर तरीके से पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देयरफॉर जो रिजल्ट मिलता है हमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग से वो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही जनरलाइजेबल हो और ब्रॉडर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखो हिंदी में इसको आराम नमूना भी बोलते हैं, दैट इज चंक या बेतरतीब सैम्पलिंग भी बोलते हैं। मतलब ये हुआ हम अपने आराम के अनुसार, हम अपने सुविधा के अनुसार सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हैं और जब हम अपने आराम के अनुसार सुविधा के अनुसार कर रहे हैं तब ये हमारा कॉस्ट भी चीप होगा एज वेल एज इजीली एक्सेसिबल भी होगा। जैसे कि अब यहाँ देखो आपको कन्वीनियंस सैम्पलिंग का अच्छा से समझ में आएगा ये डायग्राम की हेल्प से। अब जैसे कि ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग का ही डायग्राम है, होता क्या है कि यू कैन सी कि दिस इज द रिसर्चर, यहाँ पे ये पर्सन रिसर्चर है, ये एक एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। और दूसरा वाला दूसरा पिक्चर का एग्जाम्पल है। अब हो क्या रहा है, ये जो रिसर्चर है rather than going to this person, इसके पास जाने के बजाय, इसके पास जाने के बजाय, इसके पास जाने के बजाय ये क्या कर रहा है अपने आसपास के लोग को ही अपना सैंपल का हिस्सा बना ले रहा है, ठीक है। अब होता क्या है ये ऐसा इस वजह से कर रहा है क्योंकि ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। अब देखिए अब खुद सोचो ये अगर यहाँ तक जाता है तो इसको कॉस्ट भी एक्स्ट्रा लगेगा, चलना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, पता नहीं ये मानेगा कि नहीं मानेगा। तो इससे अच्छा ये क्या कर रहा है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग को चूज कर रहा है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में अपने आसपास के पास पर्सन के पास जाकर के उसको अपना सैंपल का हिस्सा बना ले रहा है। जैसे यहाँ पे भी देखो ये भी कन्वीनियंस सैंपल का एग्जाम्पल है। ये आपका मेन रिसर्चर है। ये रिसर्चर क्या कर रहा है, ये रिसर्चर इस लड़की के पास पहुंचने के बजाय इतना दूर तक आने का डिसाइड नहीं करके ये आसपास के जो ये लोग हैं इसी को अपना सैंपल का हिस्सा बना ले रहा। वो भी इसमें से भी देखो, इसमें से भी इसने इसको छोड़ दिया क्योंकि ये काफी दूर है, थोड़ा सा दूर है, तो इसने इस पर्सन को यहाँ ले लिया, इस लेडी को यहाँ ले लिया और इसको यहाँ ले लिया, ठीक है। तो कितना कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज सिंपल, क्या देखिए कर रहे हैं, सबसे पहले इजी आपका एक्सेस हो जा रहा है, सामने से आपको मिल जा रहा है, साथ ही साथ चीप हो जा रहा है, ठीक है, इनएक्सपेंसिव हो जा रहा है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा है। सो यही आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मीनिंग हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? ये डायग्राम का मैं मिटा दे रही हूँ सो दैट आपको समझ में आ सके। दूसरे भी अगर डायग्राम देखो बाद में तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अनुसार हम अपने सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हैं। ये मेरा बन गया सैंपल।
अब एक बात सोचो, यहाँ पे ये लिखा था कि जरूरी नहीं है कि ये पूरा सैंपल ना, जो कुछ भी आपका इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, सेम इसका भी सेम इंफॉर्मेशन। दैट्स वाई कन्वीनियंस सैम्पलिंग में देयर इज नो गारंटी कि जो आपका सैंपल जो रिस्पॉन्स करेगा वो इसका पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, गारंटी नहीं होता है इस बात का, ठीक है। तो यही आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है। नेक्स्ट अब आ जाता है वॉलेंट्री सैम्पलिंग। वॉलेंट्री सैम्पलिंग से आपको याद रखना है सेल्फ, क्या सेल्फ, वॉलेंट्री मतलब क्या होता है, सेल्फ, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि मान लो अभी ना शाहरुख खान मान लो, चाहे मान लो कोई भी हीरो, सलमान खान हो गया या कोई भी, ठीक है, वो सैंपल वो रिसर्च कर रहा है और वो उन्होंने एडवर्टीजमेंट डाला, मान लो आईजी पे ही, इंस्टाग्राम पे ही एडवर्टीजमेंट डाला कि मुझे रिसर्च करना है और मुझे अपने रिसर्च का कुछ सैंपल सिलेक्शन करना है, तो जो भी मेरे सैंपल में आना चाहेंगे वो मुझे डीएम कर सकते हैं या रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो होता क्या है, जितने भी इसके फैंस है या जो फैंस नहीं भी है, ठीक है, कुछ कुछ पर्सन जो है ना खुद जाके इसके रिसर्च का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, सब खुद चाहते हैं कि मैं आपका रिसर्च का पार्ट बनूं। तो वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैम्पलिंग क्या होता है, वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैम्पलिंग, जिसको हम लोग सेल्फ सिलेक्शन सैम्पलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ सिलेक्शन सैम्पलिंग। हम खुद को उसके रिसर्च का पार्ट बनाना चाहते हैं। इसमें जो भी इंडिविजुअल होते हैं वो खुद को वॉलेंटियर करते हैं कि मैं आपका सैंपल का हिस्सा बनना चाहता हूँ। दिस कैन अकर, जहाँ पे पीपल जो है खुद से रिस्पॉन्ड करते हैं पब्लिक में, ऑनलाइन सर्वे या कॉल इन रेडियो शोज के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मैंने एडवर्टीजमेंट डाल दिया, जैसे कि सलमान खान ने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट डाल दिया कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो जो मेरे रिसर्च का पार्ट बनना चाहता है दे कैन टेक्स्ट में या डीएम करो। तो यहाँ पे ना सब खुद आएंगे और खुद चाहेंगे कि हाँ मुझे भी आप अपने रिसर्च में ले लो, मुझे भी अपने रिसर्च में ले लो, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च। तो यही होता है आपका वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। तो ये भी आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाता है। यहाँ पे सिलेक्शन मेथड क्या होता है समझो, यहाँ जो पार्टिसिपेंट होते हैं खुद को सेलेक्ट करते हैं सैंपल का हिस्सा बनने के लिए। तो यहाँ पे रिसर्चर नहीं सेलेक्ट कर रहा है, सैंपल खुद चाहते हैं कि वो अपने से डिसाइड करे कि उनको पार्टिसिपेट करना है स्टडी में या नहीं करना है। तो वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैंपल जो होता है ये थोड़ा बायस्ड हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिविजुअल मिल रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव बनने को, आपके सैंपल का हिस्सा बनने को, ये हो सकता है कि उनको प्रॉपर नॉलेज ना हो फिर भी वो आपका हिस्सा बनना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं। तो दिस इज द इंटायर पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करे, ये जरूरी नहीं है। सर्टेन डेमोग्राफिक या फिर इंडिविजुअल विद स्ट्रॉन्गर ओपिनियन, आपका कुछ ऐसा इंडिविजुअल भी आ सकते हैं जो अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रख सके, वेराज कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपको इंफॉर्मेशन देने में कंफर्टेबल फील ना कर रहा हो बट आपका सैंपल का हिस्सा बनना चाहता है। ये भी सिमिलर होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग। वॉलेंट्री रिस्पॉन्स जो होता है यहाँ पे आपका सिंपल लाइक डेटा एक्सेस करना, लो कॉस्ट होता है, क्विक यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिल पाता है, ओपिनियन फीडबैक फ्रॉम द पब्लिक। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मान लो लेट्स सपोज ये आपका डायग्राम है, ठीक है, वॉलेंट्री रिस्पॉन्स का, सपोज के ये है ही। अब होता ये क्या है कि ये कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, लेट्स सपोज दिस इज दीपिका, ठीक है, दीपिका। अब होता क्या है, ये इन्होंने डिक्लेयर किया, इन्होंने बोला कि मैं रिसर्च करने वाली हूँ, कौन कौन मेरा रिसर्च का हिस्सा बनना चाहेगा। अब देखो दूर दूर से लोग आ रहे हैं इनका रिसर्च का हिस्सा बनने के लिए, खुद से दूर दूर से, है ना। वेराज कुछ ऐसे भी है जो इनके रिसर्च का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बट कुछ है जो खुद को चाहते हैं कि हाँ मैं आपके रिसर्च का हिस्सा बनूं। तो यहाँ पे इनको कुछ करने का जरूरत नहीं है, सब अपने आप का सेल्फ सिलेक्शन कर रहे हैं। सेल्फ सिलेक्शन जब होता है दैट इज द वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैम्पलिंग, ठीक है। अब देखो सिंप्लिसिटी, इजी होता है कंडक्ट करने के लिए एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, इनएक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू अदर मेथड। डेटा गैदरिंग जो होता है आप इजीली डेटा कलेक्शन कर सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पार्टिसिपेंट आपको इजीली मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसमें आपको लिटिल मतलब थोड़ा एफर्ट देना होता है रिसर्चर को,
यहाँ पे जैसे कि इसने क्या एफर्ट किया, बस एक एडवर्टीजमेंट डाला कि हाँ मैं रिसर्च करने वाला हूँ, दैट्स इट। समझ में आया? तो ये आपका वॉलेंट्री का मीनिंग हो गया। नेक्स्ट सैम्पलिंग पे आ जाते हैं, जो कि जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग होता है। क्या बोलते हैं इसको? जजमेंटल या पर्पसिव सैम्पलिंग। जजमेंटल मतलब क्या हुआ? जजिंग करके, जज होते हैं ना, जज जो अपना फैसला सुनाते हैं या फिर कुछ ऐसा, या फिर पर्पस के बेसिस पे ये सैम्पलिंग इसको बोल सकते हैं, जजमेंटल या फिर पर्पसिव सैम्पलिंग। ये जो मेथड होता है इसमें रिसर्चर जो है जजमेंट करते हैं, अपने जजमेंट के हिसाब से सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, या फिर अपने पर्पस के बेसिस पे रिसर्चर जो है अपना पर्पस के बेसिस पे सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज करते हैं। अब समझने का कोशिश करना। ऑफन एम्प्लॉयड इन क्वालिटेटिव रिसर्च to gain detailed knowledge about a specific phenomenon rather than thinking about statistical inference। मतलब इसमें जजमेंटल या पर्पसिव में हम क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव का सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें कैसा मीन्स एक प्रॉपर ऐसा सैंपल मिले जो हमें डिटेल नॉलेज दे सके किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में। हमारा क्राइटेरिया पहले से सेट रहता है और हम उस पर्पस पे उस क्राइटेरिया के को लेकर के बहुत ही क्लियर होते हैं, एंड उस क्लियर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि किसको सेलेक्ट करना है, किस इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना है और कौन हमें मीनिंगफुल डेटा प्रोवाइड कर सकता है। इन समरी, जो ये जजमेंटल या पर्पसिव सैम्पलिंग होता है, ये आपको अलाउ करता है रिसर्चर को कि आप अगर किसी को सेलेक्ट कर रहे हो, अपने सैंपल का हिस्सा बना रहे हो, तो आप अपने गोल के हिसाब से बनाओ, अपना क्वालिटेटिव स्टडीज के अकॉर्डिंग बनाओ, जहां पे आपको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिल सके, आपको स्टैटिस्टिकल जेनरेबिलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे देख लो जजमेंटल सैम्पलिंग में, लेट्स सपोज कि ये जो रिसर्चर है इसने डिसाइड किया कि मैं ना सब टीन एजर्स को लूंगा और कुछ अडल्ट को लूंगा या फिर ओल्ड मैन को लूंगा, ठीक है। तो इतने सारे इसके पास ऑप्शंस है, इतने सारे ऑप्शंस है, चलो ओल्ड नहीं टीनेजर से लिख दे रही हूँ, इतने सारे ऑप्शंस है। अब इसने अपना क्राइटेरिया क्या बनाया कि मुझे ना टीनेजर्स में से भी सिर्फ 21 साल से लेकर के 40 साल तक के ही लोग चाहिए, ठीक है। अब होता ये है कि इनको रिजेक्ट कर देता है क्योंकि ये बच्चे ऐसे दिख रही है, इनको ले रहा है फ्रॉम यहाँ से, है ना, 21 से तो दिख ही रहे हैं, इनको भी ले रहा है, इनको रिजेक्ट कर दे रहा है क्योंकि इनका एज क्या लग रहा है आपको 40 प्लस ही होगा, तो दैट्स वाई रिजेक्ट। इनको भी रिजेक्ट कर रहा है 40 प्लस, ठीक है। इनको रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि 21 से कम होगा। तो यहाँ पे हम एक क्राइटेरिया बना ले रहे हैं जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम अपना सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका जजमेंटल सैम्पलिंग हो जाता है, जिसको हम लोग पर्पसिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं, पर्पसिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये हिंदी में हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम लोग नेटवर्क या कनेक्शन सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, नेटवर्क या कनेक्टिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं। तो याद रखने का है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग का दो और नेम है, वन इज नेटवर्क या फिर कनेक्टिंग सैम्पलिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कनेक्टिंग सैम्पलिंग भी बोलते हैं। अब जैसे कि स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है, देखो, अब कभी कभी ना हमें अपना सैंपल को सेलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करना होता है। क्यों प्रॉब्लम फेस करना होता है ये मैं समझाती हूँ आपको स्नोबॉल सैम्पलिंग के हेल्प से। स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल में ना एक वर्ड आ रहा है स्नो। स्नो गेम खेला है आपने, बर्फ का गोला को एक दूसरे के ऊपर मारना, दैट इज स्नो गेम जिसको बोलते हैं। अब होता ये है कि जब रिसर्चर को अपना मान लो रिसर्च करने के लिए कोई नया प्लेस पे जाना पड़ रहा है, बिल्कुल ही न्यू प्लेस पे। अब उस प्लेस में इसको आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ कहाँ पे क्या मिलेगा, कहाँ पे क्या नहीं, मैं अपने सैंपल को कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, कैसे सेलेक्ट नहीं कर सकता, इसको कुछ भी नहीं पता है। तो इसने क्या डिसाइड किया कि फर्स्ट इसने अपने नियर बाई पीपल को अप्रोच किया, इंडिविजुअल को अप्रोच किया कि मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे अपने रिसर्च में कुछ सैंपल चाहिए, तो क्या आप मेरे सैंपल का पार्ट बनेंगे।
लेट्स सपोज ये नियर बाय पीपल रेडी हो जाता है, ये इनका सैंपल का हिस्सा बन जाता है। अब ये रिसर्चर क्या बोलता है कि मैं तो इस प्लेस में न्यू हूँ, बिल्कुल ही मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, क्या आप मुझे ऐसे कुछ और लोग से कनेक्ट करा सकते हो जो मुझे ऐसे ही रिस्पॉन्स कर सके और मेरे क्वेश्चंस का आंसर बन सके, सो दैट मैं अपना रिसर्च को कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, रिसर्च को कंप्लीट कर सकूं। तो इसने बोलता है ठीक है, बस इतनी बात है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो इसने अपने 2 फ्रेंड को रेफर किया। ठीक है, चलो इसका सैंपल कितना बन गया, रिसर्चर का सैंपल पहले 1 था, 1 से कितना हुआ, 3 हो गया। अब इनको भी सेम बात बोल रहे हैं, फिर ये अगेन 2 ला के दे रहे हैं, ये भी 2 ला के दे रहे हैं, ये भी अगेन 2 ला के दे रहे हैं, ये भी अगेन 2 ला के दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 3 से कितना बन गया, 7 बन गया। अब अगेन अगेन ही इज मीन्स ये 2 को कनेक्ट कर रहा है, ये 2 को कनेक्ट कर रहा है, अगेन ये 2 को कनेक्ट कर रहा है, 2 को कनेक्ट कर रहा है। 7 था, 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 7 से डायरेक्ट इसके पास 15 सैंपल बन गए। तो आप खुद सोचो, ये सैंपल को देख करके लग रहा है कि आपको एक पर्सन मिला, एक पर्सन क्या कर रहा है, दूसरे को कनेक्ट करा रहा है, कनेक्ट करा रहा है। जहाँ पे रिसर्चर के पास एक टाइम था कि उसके पास कोई भी सैंपल नहीं था, अब उसके पास कितना सैंपल है, टोटल 15 सैंपल है। तो क्या ये सैंपल स्नो के जैसा धीरे धीरे इंक्रीज होते गया है? यस, इंक्रीज होते गया है, राइट, इंक्रीज होते जा रहा है। और ऑटोमेटिकली इसको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बस इतने क्राइटेरिया बता दिया है इसने और सब एक दूसरे को कनेक्ट करा रहा है। तो यही आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है ये आपका एक मेथड है जिसके हेल्प से आप पार्टिसिपेंट को रिक्रूट करते हो। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, इसने एक जन को बोला था, एक जन को रिक्रूट किया था कि हाँ तुम मेरे सैंपल का हिस्सा बन जाओ, तो ये बन गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जहाँ पे आपको डिफिकल्ट होता है पॉपुलेशन को एक्सेस करना डायरेक्टली, मान लो हम एक न्यू प्लेस पे गए और वहाँ पे मुझे कोई कुछ नहीं पता है, तो मेरे लिए तो डिफिकल्ट ही है ना किसी को कनेक्ट करना। तो मैं क्या करती हूँ, इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट, मैं सबको सैंपल में अपना रैंडमली सेलेक्ट करने की जगह मैंने एक क्राइटेरिया बनाया और जो मेरा सबसे स्टार्टिंग पार्टिसिपेंट था मैंने उसको बता दिया कि मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। अब वो मुझे अपना नया नया कनेक्शंस और नेटवर्क बना के देगा। दैट इज ओनली स्नोबॉल सैम्पलिंग। पार्टिसिपेंट इसमें, इसको चेन रिक्रूटमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेंट इसमें रिक्रूट करते हैं और जो स्टार्टिंग वाला होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि आप रेफर कर दो अगर कोई और पार्टिसिपेंट है तो। दैट्स वाई इसको हम लोग स्नोबॉल सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट इसमें रिक्रूट होते जाते हैं, जो नंबर होता है वो भी इंक्रीज होते जाता है, जिससे फर्दर और कनेक्ट होते जाते हैं। ठीक है, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है ये पर्टिकुलरली यूजफुल तब होता है जब पॉपुलेशन आपके पास मार्जिनलाइज्ड होते हैं, सिगमेंटाइज्ड होते हैं या फिर डिफिकल्ट होते हैं उन तक पहुंचना थ्रू ट्रेडिशनल मेथड। अब इसमें भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च पे वर्क करते हैं। ये स्नोबॉल सैम्पलिंग कॉमनली क्वालिटेटिव रिसर्च होता है जहाँ पे हम फोकस करते हैं कि डेप्थ में या फिर हमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिल सके rather than statistical representative। इन समरी, ये जो स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है ये एक यूजफुल टेक्निक है जिसके हेल्प से हम जो पॉपुलेशन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, हार्ड टू रीच था, मतलब जिनके पास पहुंचना डिफिकल्ट था, हम इजीली क्या कर रहे हैं, अपने नेटवर्क्स के हेल्प से, सोशल नेटवर्क के हेल्प से, रेफरल के हेल्प से हम सैंपल साइज को एक्सपैंड करते जा रहे हैं। ये आपका एक क्वालिटेटिव रिसर्च में आएगा जहाँ पे डेप्थ में जानकारी लेने के लिए हम वर्क करते हैं स्टैटिस्टिकल जेनरेबिलिटी। तो ये आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग था। जैसे देखो ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है जिसके हेल्प से आप समझ पाओगे कि पहले क्या था। मान लो ये जो रिसर्चर है, ये रिसर्चर अंकल जो है, ठीक है, ये रिसर्चर के पास कोई भी नहीं था एज अ सैंपल। इसने 2 पर्सन को अप्रोच किया, अपना सैंपल का हिस्सा बनाया, दे आर रेडी। अब ये इनको ही बोल रहा है कि आपका कोई रेफरल है तो प्लीज हमें बताओ। तो ये रेफरल 3 रेफरल दे रहा, फिर ये 3 रेफरल दे रहा, फिर ये 3 से बोल रहा है कि आपका कोई रेफरल है तो मुझे बताओ। तो इनको इन्होंने दिया, ठीक है, फिर अगेन। तो देख रहे हो कैसे सैंपल साइज इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज ओनली स्नोबॉल सैम्पलिंग। पहले एक अकेला ये सैंपल था, इसने एक को बताया, फिर एक को बताया,
फिर अगेन देखो सैंपल साइज कितना बढ़ गया, क्योंकि सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, एक आपका चेन बन रहा है, ठीक है, एक दूसरे को रिक्रूट कर रहे हैं और एक दूसरे को चाह रहे हैं कि हाँ तुम अगर बनना चाहो तो बन जाओ, एक नेटवर्क के जैसा सब वर्क कर रहा है, एक नेटवर्क के जैसा वर्क हो रहा है। सो दिस इज द आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। नेक्स्ट आपका आ जाता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है देख लो। कोटा मतलब ये हुआ कि आप ना पहले से ही इसमें भी आप एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक बोल लो या फिर स्पेसिफिक क्राइटेरिया बोल लो या कुछ कोटा ऐसा बना ले रहे हो एंड उसके बेसिस पे आप पीपल का सिलेक्शन कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कोटा सैम्पलिंग जो है ये भी आपका एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, जहाँ पे रिसर्चर जो है क्रिएट करता है एक सैंपल, ठीक है, जो सैंपल रिप्रेजेंट करता है आपका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक या फिर कोटा भी उसको बोल सकते हैं पूरे पॉपुलेशन का। तो कोटास आर स्टैब्लिश्ड, ये ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि जो भी मेरा सैंपल बन रहा है वो पर्टिकुलर उस डेमोग्राफिक से मैच खाना चाहिए, ठीक है, या फिर जो भी कैरेक्टरिस्टिक आपने सेलेक्ट किया था अपने सैंपल के लिए बनाया था वो उससे मैच होना चाहिए। इसमें जो रिसर्चर होते हैं वो कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं, अपना प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया सेट करते हैं, जैसे कि एज डिसाइड कर लिया, जैसे कि हमने एक अभी सैंपल में डिसाइड किया था ना कि हमें 21 से 40 के ही सैंपल चाहिए, वैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मान लो हमने एज डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने सैंपल के लिए 14 साल से लेकर 41 साल तक के ही आदमी या इंडिविजुअल चाहिए, तो मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक सेट कर दिया और इस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे मैं सिलेक्शन करने वाली हूँ। मैंने जेंडर के बेसिस पे कर लिया, मैंने ये बोला कि नहीं मुझे सिर्फ फीमेल पे ही स्टडी करना है, तो मैंने जेंडर के बेसिस पे कर लिया, तो मैं अपने सैंपल में सिर्फ फीमेल को ही लूंगी। मैंने इनकम के बेसिस पे कर लिया, मैंने बोला जिसका 2 LPA होगा मैं सिर्फ उसको ही लूंगी, तो वही आपका सैंपल का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये सारा कोटास आप ये ध्यान में रख के बनाते हो कि जो आपका सैंपल होगा वो आपका पूरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा जिस पर आप स्टडी करने वाले हो। तो कोटा सैम्पलिंग ये आपका मार्केट रिसर्च में यूज होता है, जहाँ पे आप डेटा गैदर करते हो स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ग्रुप पे। याद रखना कोटा सैम्पलिंग आपका मार्केट रिसर्च में जनरली यूज होता है, जहाँ पे आप इसको मार्केट के बेसिस पे यूज करते हो, क्योंकि मार्केट में तो अलग अलग कस्टमर्स आते हैं, तो आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो कि आपको किसके ऊपर स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो एक सिगरेट कंपनी है जिन्होंने एक कोटा बनाया कि मैं एज ग्रुप के बेसिस पे देखूंगा कि हाँ मेरा ब्रांड का प्रेफरेंस कितना है, अलग अलग एज ग्रुप अलग अलग एज डेमोग्राफिक के बेसिस पे पर्टिकुलर सिटी। तो कोटा सैम्पलिंग एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, मतलब ये होता है कि हर एक इंडिविजुअल के पास पॉपुलेशन के पास आपके पास इक्वल चांस नहीं होता है सेलेक्ट होने का। कोटा जो है ये पहले से हम लोग स्टैब्लिश करते हैं बेस्ड ऑन रिसर्चर का जजमेंट के बेसिस पे रादर दैन रैंडम सिलेक्शन करने के बजाय। इन सिंपल कोटा सैम्पलिंग मेथड जो होता है ये आपको हेल्प करता है, क्रिएट करता है एक सैंपल जो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पूरा पॉपुलेशन का, जिसको हम कोटा के बेसिस पे डेमोग्राफिक ग्रुप के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जिसको भी हम एम्प्लॉय कर रहे हैं अपने मार्केट रिसर्च गैदरिंग के इनसाइट से डेमोग्राफिक बेसिस पे ही करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो मैंने कोटा सैम्पलिंग बनाया है कि मुझे अपने सैंपल में, जैसे कि ये पूरा आपका पॉपुलेशन हो गया, ये पूरा आपका पॉपुलेशन है, समझ में आ रहा है जी, ये पूरा आपका पॉपुलेशन हो गया। अब आपने क्या डिसाइड किया कि मुझे ना अपना पॉपुलेशन में सिर्फ उसी को लेना है जो मेल 50, फीमेल 50 एज ग्रुप एंड पीपल कोई भी 50 प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैंने क्या किया, कुछ मेल को लिया जो यहाँ से आप देख सकते हो 50 से ज्यादा का है, ठीक है, 50 मीन्स 50 के अंदर है, फीमेल को ले लिया जो 50 के अंदर है और पीपल को ले लिया जो 50 के प्लस है, ठीक है, एंड इन सबका एक आपका ग्रुप बना दिया जो आपका अंडर 50 आता है, अंडर 50 आता है। देखो यहाँ लिखा है ना अडल्ट मेल्स अंडर 50 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो ये आपका कोटा सैम्पलिंग का कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप देखो एक कंप्लीट डायग्राम है सारा ही मतलब जो भी हमने अभी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ा उसका, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ तो देख सकते हो यहाँ पे कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रिसर्चर खड़ा है
ये अपना बेसिस पे इसको सेलेक्ट किया, इसको अपना कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो दिस इज द कन्वीनियंस सैम्पलिंग, दिस इज व्हाट कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नेक्स्ट हो जाता है पर्पसिव सैम्पलिंग। आपने एक कुछ पर्पस बनाया है, कुछ क्राइटेरिया सेट किया है एंड उस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप सबको सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब यहाँ जजमेंट आ रहा है, बायसनेस आ रहा है। स्नोबॉल में एक आपके पास सैंपल था, आपने उसको बोला और लाके दो, तो ये 2 लाके दिया, फिर और बोला लाके दो इसको, तो ये 3 लाके दिया। तो ये क्या हो गया आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है, दिस इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। नाउ नेक्स्ट आपका कोटा सैम्पलिंग होता है। आपने एक क्राइटेरिया बनाया कि जो स्टूडेंट्स 40 के अंदर होंगे, अंडर 40 होंगे, मुझे सिर्फ उनको ही लेना है, उनके ऊपर ही स्टडी करना है। तो लेट्स सपोज ही इज 40, ही इज 38, शी इज 35, तो मैं सिर्फ यही लोग को सेलेक्ट करूंगी। ये आपका कोटा सैम्पलिंग मेथड कंप्लीट। तो आपका प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड दोनों कंप्लीट हो चुका है। कहीं भी किसी को डाउट होगा आप पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी कि प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। अब आ जाओ, देखो डेटा कलेक्शन क्या होता है और डेटा कलेक्शन टेक्निक और डेटा कलेक्शन क्या होता है। मतलब डेटा कलेक्शन टेक्निक, उसका टाइप एंड डेटा कलेक्शन हम लोग जानते हैं। डेटा कलेक्शन एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन को, सो दैट हम रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। हमारा जो डेटा कलेक्शन होता है वो मेथड पे डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार का रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग चाहिए, क्रेडिबिलिटी, एनालिसिस नीड एंड इवैल्यूएटर का स्किल्स के अकॉर्डिंग। कॉमन टेक्निक जो है डेटा कलेक्ट करने का, हम ऑब्जर्व करके भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप पार्टी में गए, पार्टी में आप सबको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप देख रहे हो कितने का ड्रेस जो है 15,000 से अबव है, कितने का प्लेट में वेज ज्यादा है, कितने का प्लेट में नॉन वेज ज्यादा है। तो ये सब आप ऑब्जर्व करके ही डेटा कलेक्ट कर रहे हो ना। ये जो डेटा आपने बनाया है, ये डेटा तो देख कर ही बना रहे हो। इंटरव्यू लेके भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो, सर्वे, ऑनलाइन सर्वे करके भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करके भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को चेक करके भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फोकस ग्रुप तो आपको याद ही होगा क्या होता है, और एथनोग्राफी भी याद ही होगा। तो ये सब भी आपका डेटा कलेक्शन करने का मेथड है, टेक्निक है, जिसके हेल्प से आप डेटा कलेक्ट करते हो। और डेटा कलेक्शन होता क्या है, डेटा कलेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, सो दैट इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम अपने रिसर्च के प्रॉब्लम को क्या कर सके, सॉल्व कर सके, ठीक है, सॉल्व कर सके। हर एक मेथड ये आपको एक यूनिक अप्रोच ऑफर करता है जिसके हेल्प से आप डेटा को, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो एंड जो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख लो डेटा कलेक्शन मेथड कितना होता है, क्या क्या कितने टाइप्स के होते हैं। आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो ना, या तो वो प्राइमरी हो सकता है या फिर वो सेकेंडरी हो सकता है। मुझे लग रहा है कि आपको ये सब वाला नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पे लिखा है प्राइमरी डेटा कलेक्शन, ठीक है। एन एग्जाम्पल में लिखा है सर्वे, इंटरव्यू एंड ओपिनियन पोल्स, ओपिनियन पोल्स, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं, हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन तो समझ में आ गया क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं क्या नहीं, मतलब मेथड क्या होते हैं, और उससे करके डेटा कलेक्ट करके हम करते क्या है वो भी समझ में आ गया। अब जो ये डेटा कलेक्शन होता है ना, इसको ब्रॉडली 2 टाइप में डिवाइड किया गया, 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप हो जाता है आपका प्राइमरी डेटा कलेक्शन, सेकेंड टाइप हो जाता है आपका सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। प्राइमरी डेटा कलेक्शन मतलब, प्राइमरी डेटा कलेक्शन मतलब क्या हुआ, आपका फर्स्ट हैंड डेटा, फर्स्ट हैंड डेटा जो आपने कलेक्ट किया है, जो आपने फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया है और किसी ने उस पर पहले कोई वर्क नहीं किया है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन जो आपका सेकेंड हैंड डेटा होता है, सेकेंड हैंड डेटा होता है। अब ये सेकेंड हैंड डेटा कैसे होता है, तो सेकेंड हैंड डेटा मतलब उसको किसी और ने कलेक्ट किया है और आप उसको अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं लिखूं अगर डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन इज ऑफ 2 टाइप, वन इज आपका प्राइमरी डेटा कलेक्शन and one is your secondary data collection, secondary
डेटा कलेक्शन, ठीक है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, समझ में आया, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। अब जैसे कि मैंने बोला कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन मतलब क्या हुआ, आपका फर्स्ट हैंड कलेक्शन होना चाहिए, और सेकेंडरी मतलब आप उसको सेकेंड पर्सन हो जो उस डेटा को यूज कर रहे हो, ठीक है, आपने डेटा कलेक्ट किया है। प्राइमरी कैसे हो सकता है ये समझो। प्राइमरी डेटा कलेक्शन तब हो जाएगा जब मान लो आपने किसी का इंटरव्यू लिया। अब जैसे कि मान लो रीता ने मोहन का इंटरव्यू लिया और डेटा को कलेक्ट किया, ठीक है, तो ये मोहन ने पहले किसी और को इंटरव्यू इस टॉपिक पे नहीं दिया होगा, और जो ये बात इस इंटरव्यू में बोल रहे हैं वो और किसी इंटरव्यू में उन्होंने नहीं बोला होगा, तब जाके ये प्राइमरी डेटा होगा। अब मोहन के द्वारा दिया गया ये डेटा मान लो महेश यूज करता है, महेश यूज करता है अपने पर्पस के लिए, तो ये कौन सा डेटा हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। जैसे कि मान लो गूगल पे जो डेटा फर्स्ट टाइम डाला गया हो, फर्स्ट टाइम डाला गया हो, वो डेटा प्राइमरी हो जाएगा। उसी गूगल से जब आप डेटा को लेकर के अपना प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो आपका प्राइमरी नहीं सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, समझ में आया। अब जैसे कि कोई एक सिचुएशन चल रहा है, उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करके आपने जो डेटा प्रिपेयर किया है वो फर्स्ट हैंड होगा। अब वो बना हुआ डेटा को कोई और यूज कर रहा है, समवन एल्स इज यूजिंग दैट डेटा, तो वो उसके लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। समझ में आया प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस। जैसे कि मान लो मैंने एक सर्वे रन किया एंड सर्वे के हिसाब से मैंने डेटा को कलेक्ट किया, तो वो सर्वे मैंने फर्स्ट टाइम रन किया होगा उस टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर मैनर में, तो ये मेरा प्राइमरी डेटा हो जाएगा। अब वो डेटा जो मैंने कलेक्ट किया वो मान लो कोई और यूज कर रहा है, अनदर पर्सन इज यूजिंग दैट, अनदर पर्सन इज यूजिंग दैट डेटा, तो उस पर्सन के लिए वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। सेम यहाँ लिखा हुआ है कि आप मान लो सर्वे कर रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो, ओपिनियन पोल कर रहे हो, तो ये सब आपका प्राइमरी हो जाता है। वेयर मान लो आपका कंपनी का एनुअल रिपोर्ट हुआ, सेल्स रिकॉर्ड हुआ, या इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये सब का सब आपका सेकेंडरी डेटा हो जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का थोड़ा और अच्छे से मीनिंग लिखा हुआ है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट। अब जैसे कि यहाँ देखोगे प्राइमरी डेटा को हम लोग अगर देखें तो प्राइमरी डेटा हमेशा ही वो डेटा होता है जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है, मतलब जो ओरिजिनल होता है। ये वो डेटा होता है जो डायरेक्टली आप सोर्स से कलेक्ट करते हो, डायरेक्ट इंटरेक्शन की हेल्प से, रिस्पोंडेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन की हेल्प से। जैसे कि आपने सर्वे किया, इंटरव्यू लिया, ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, या क्वेश्चनर के हेल्प से डेटा कलेक्ट किया। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन जो है ये हमेशा ही रिसर्चर को अलाउ करता है कि आप डेटा गैदर करो, ठीक है, आप डेटा गैदर करो, बट वो जो इंफॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो वो आपका फर्स्ट टाइम होना चाहिए, और साथ ही साथ आप पर्टिकुलर वो पर्सन के पास या पर्टिकुलर वो सोर्स से कनेक्ट होके आप वो डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो। वेयर एज अगर हम सेकेंडरी डेटा की बात करें तो सेकेंडरी डेटा मतलब वो डेटा जो ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट करके रखा है, और आप क्या कर रहे हो, आप समवन एल्स अपना कोई और पर्पस के लिए उस डेटा को यूज कर रहा है। तो डेटा हैज अंडरगॉन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एंड जो आपको अलग अलग सोर्स पे भी मिल जाएगा, जैसे कि रिसर्च का रिपोर्ट हुआ, गवर्नमेंट का पब्लिकेशंस हुआ, जर्नल्स हुआ, डेटाबेस हुआ। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है सेकेंडरी डेटा का, जैसे कि आप मान लो सेंसस डेटा चेक कर रहे हो, इंडस्ट्री का रिपोर्ट चेक कर रहे हो, एकेडमिक जर्नल चेक कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड चेक कर रहे हो, तो ये आपका सेकेंडरी डेटा हो जाता है। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन जो है आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहता है, आपको जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, एंड आप जैसे कि कंपैरेटिव एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, बैकग्राउंड रिसर्च, एंड आप उसको बस यूज कर रहे हो, ठीक है, अपने अपने पर्पस के लिए, अपने मन के लिए, अपने फायदे के लिए आप उसको यूज कर रहे हो। अब जैसे कि यहाँ पे देखो डेटा कलेक्शन का कुछ टेक्निक आपको समझ में आएगा, ठीक है, एक मिनट,
एक साइड दिया हुआ है आपका प्राइमरी डेटा और एक साइड दिया हुआ है आपका सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल्स एंड सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन ये प्राइमरी मेथड हुआ, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन ये सेकेंडरी मेथड हुआ। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हो स्टैटिस्टिकल मेथड प्राइमरी, सर्वे प्राइमरी, पोल प्राइमरी, इंटरव्यू प्राइमरी, डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। फोकस ग्रुप ऑलरेडी बता चुकी है वो क्या होता है, तो ये भी आपका प्राइमरी में ही आता है। सेकेंडरी क्या क्या हो जाता है, इंटरनेट पे जो डेटा अवेलेबल है वो आपका सेकेंडरी हो जाता है। विजन स्टेटमेंट सेकेंडरी, मिशन स्टेटमेंट सेकेंडरी, गवर्नमेंट का रिपोर्ट सेकेंडरी, सेल्स रिपोर्ट सेकेंडरी, फाइनेंशियल रिपोर्ट सेकेंडरी। अच्छा, ये सेल्स रिपोर्ट प्राइमरी किसके लिए होगा, सेल्स रिपोर्ट प्राइमरी उसके लिए होगा जिसने इसे कलेक्ट किया है, बट जो इसको यूज कर रहे हैं उसके लिए सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो प्राइमरी डेटा कलेक्शन में क्या क्या आता है सबको हम एक एक करके देख लेंगे। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनर, शेड्यूल, डेल्फी टेक्निक, ये सब के सब आपके प्राइमरी डेटा के एग्जाम्पल्स है जिसको आपको लर्न करना है सो दैट एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, इसके ऑप्शंस बताओ, तो आप करेक्ट आइडेंटिफाई कर सको। अब जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड आपको मैंने बताया ये कौन सा डेटा है, ये आपका प्राइमरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड की अगर बात करें तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व मतलब हम देख रहे हैं, देख करके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देख करके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। सेम यहाँ लिखा है ऑब्जर्वेशन मेथड आपका जहाँ पे आप डेटा जो कलेक्ट कर रहे हो डायरेक्टली उस फील्ड से कलेक्ट कर रहे हो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके कर रहे हो। ऑब्जर्वर जो होता है पर्सनली उस पर्टिकुलर फील्ड पे विजिट करता है एंड वहां पे जो कुछ भी हो रहा है उसको देख करके डेटा कलेक्ट करता है। ऑब्जर्वेशन आपका एक सिस्टमैटिक व्यू होता है जिसके हेल्प से आप सिचुएशन को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो एंड फिर आप डेटा को रेडी करते हो, डेटा रेडी करते हो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है इसमें आप पहले वेन्यू सेलेक्ट किया आपने कि हाँ मुझे कहाँ पे कौन से फील्ड में डेटा को कलेक्ट करना है, कहाँ से डेटा को कलेक्ट करना है, वेन्यू सेलेक्ट किया। उसके बाद ड्यूरेशन सेलेक्ट करते हो कि हाँ मुझे वहां पे 4 घंटे के लिए जाना है या फिर 2 घंटे के लिए जाना है। उसके बाद आप देखते हो कि रिकॉर्डिंग मटेरियल क्या होगा, मैं रिकॉर्ड किस चीज से करूंगा, मैं क्या सिर्फ पेन और पेपर से नोट डाउन करूंगा या फिर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा या फिर मैं फोटोग्राफ्स लूंगा या फिर मैं इंटरव्यू लूंगा, क्या करूंगा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है। तो देखो क्लासिफिकेशन इसके अंदर भी है, एक हो जाता है स्ट्रक्चर्ड और एक हो जाता है अनस्ट्रक्चर्ड। अगर कहीं भी आपको स्ट्रक्चर्ड दिख रहा है मतलब वो पहले से ही अच्छा तरीके से सीक्वेंस में बना बनाया होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हुआ, इसमें आप केयरफुल क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो स्टैंडर्ड वे में एंड डेटा को रिकॉर्ड करते हो। मतलब आपने पहले से पॉइंट्स बना रखे हैं, मान लो आप कोई पार्टी में विजिट किए, पार्टी में तो इतना कुछ होता है, आपने डिसाइड किया कि आपको सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी पे डेटा बनाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रेस पे डेटा बनाना है, तो पहले से क्राइटेरिया बना लिया। अब आप जब वो फील्ड पे विजिट कर रहे हो, आपने बहुत सारे लेडीज को देखा, अब आप उसकी ज्वेलरी को देख करके डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो, ड्रेस को देख करके डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर्ड वे हो जाता है जहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होते हो कि मुझे ड्रेस देखना है, ज्वेलरी देखना है, फूड देखना है, ब्राइड देखना है या ग्रूम को देखना है, या डिजाइन को देखना है या फिर डेकोरेशन को देखना है। तो यहाँ पे जब आपका पहले से क्राइटेरिया बना हुआ है और आपको पता है आपको सिर्फ ज्वेलरी पे वर्क करना है और ड्रेस पे वर्क करना है, तो ये एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन हो जाता है और आप स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ ऑब्जर्व करके नोट डाउन करते हो। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, जब आपने कुछ ऐसा कुछ कंडीशन ही नहीं बनाया कि मुझे पार्टी में ज्वेलरी देखना है, मेल को देखना है, फीमेल को देखना है, ब्राइड को देखना है, ग्रूम को देखना है, डिजाइन को देखना है, किसको देखना है मुझे खुद नहीं पता, मैंने कोई क्राइटेरिया जब सेट नहीं किया है, तो ये आपका अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन हो जाता है जहाँ पे आप पहले से कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं रखे हो और कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं होने की वजह से आप रैंडमली वर्क कर रहे हो। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी होता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हुआ कि आप, फिर मैं पार्टी का एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे पार्टी में तो कितना कुछ होता है, डेकोरेशन हुआ, आपका फूडिंग हुआ, बट आपने क्या सोचा कि वहाँ पे जो मेंबर्स अवेलेबल होंगे ना, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे ना उस पार्टी का जो हिस्सा बन रहे हैं,
मैं सिर्फ उसी के ऊपर स्टडी करूंगा। तो इसको बोलते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जहाँ ऑब्जर्वर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर पर ही ध्यान देता है और उस मेंबर को ध्यान में देके अपना डेटा को रिकॉर्ड करता है। तो पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप एक्टिविटीज या फिर ऑब्जर्विंग बिहेवियर करके, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेंट जो होता है, जहाँ पे आप ग्रुप को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, इंडिविजुअल को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, उनसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, आप कुछ और देख रहे हो, ठीक है। नेचुरलिस्टिक या अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अब एक बात बताओ, आप पार्टी में एंटर किए, ठीक है, आपका आई है, दिस इज योर आईज, ठीक है, दिस इज योर आईज, ब्यूटीफुल आईज। अब आप अपने आईज पे तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो ना, ये ऑटोमेटिकली कुछ भी देख सकता है, राइट। तो दिस इज नेचुरलिस्टिक एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, जो नेचुरल होता है। यहाँ पे जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो ना, जो ऑब्जर्वेशन देख रहे हो, वो आपका नेचुरल है। आप मान लो लाइफ या बिहेवियर पे स्टडी कर रहे हो, तब आपका नेचुरलिस्टिक या आपका लाइक अनकंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल कब हो जाता है? जब मुझे पहले से पता है कि मैंने पहले से प्री अरेंज किया हुआ है, प्लान बनाया हुआ है कि मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। अब ये ऑब्जर्वेशन का फायदा क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का फायदा क्या होता है? ऑब्जर्वेशन टेक्निक से आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? बेनिफिट्स ये मिलते हैं कि आप बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में डेटा को कलेक्ट करते हो, राइट। बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में डेटा को कलेक्ट करते हो। आप देख करके कितना कुछ डेटा कलेक्ट कर दिया आपने, ठीक है। आप कहीं भी इसको स्टॉप कर सकते हो, लाइक आपको जब मन हुआ, आपने अपने आईज को ओपन किया, आपने डेटा को कलेक्ट किया। जब आपको मन नहीं हुआ, आपने अपने आईज को क्लोज कर लिया, ठीक है। तो डेटा कभी भी आप ले भी सकते हो, स्टार्ट भी कर सकते हो कभी भी, एंड कभी भी इसको स्टॉप भी कर सकते हो डेटा कलेक्शन को। ये इनएक्सपेंसिव होता है। अब एक बात सोचो, आप आईज के हेल्प से डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, तो इसमें थोड़ा बहुत पैसा तो मिलेगा ही आपको, बट वो उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, राइट। यहाँ पे आपको लेकिन लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही मिलता है, ठीक है। एक्सपेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है। एक्सपेंसिव ट्रेनिंग इस वजह से क्योंकि देखो, रिसर्चर हो आप, आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या डेटा कलेक्ट करना है, कुछ नॉनसेंस तो आप डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हो। इसके लिए आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के लिए। ऑब्जर्वर जो होता है, मतलब जो डेटा जो कलेक्ट कर रहा है, वो थोड़ा बायस भी हो सकता है, जहाँ पे वो प्रॉपर वे से समझ अगर नहीं पाएगा तो वो अपना बुद्धि लगाएगा कि नहीं, इस सिचुएशन में इस पर्सन को ऐसा लगा होगा, तो दैट्स वाई इसने ये रिस्पॉन्स दिया। तो ये अपना दिमाग भी लगा सकता है इसको लेकर के, whereas इसके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। तो ऑब्जर्वेशन में थोड़ा ऑब्जर्वर बायस भी हो जाता है, ठीक है। ये हो गया, चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम आ जाते हैं इंटरव्यू मेथड पे। ये इंटरव्यू मेथड क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट। अब जैसे कि इंटरव्यू मेथड पे आ जाते हैं। इंटरव्यू मेथड भी आपका जैसे कि इसके जैसा ही है, क्या बोलते हैं इसको, अभी जस्ट हमने जो कंप्लीट किया, ऑब्जर्वेशन मेथड के जैसा ही है, मतलब प्राइमरी डेटा में ही आएगा इंटरव्यू मेथड भी, ठीक है। अब देखो, इंटरव्यू मेथड जो होता है, इसमें आप खुद को प्रेजेंट करते हो, एक ओरल या वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे आप मतलब रिसर्चर जो है वो आपके रिस्पॉन्स को रिसीव करता है रिस्पोंडेंट से, एंड वो रिकॉर्ड करता है। तो इंटरव्यू आपका स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। अब लेट्स सपोज आप इंटरव्यू ले रहे हो किसी का। इंटरव्यू लेने से पहले आपने डिसाइड किया कि मैं ना अपने रिस्पोंडेंट से ये मैक्सिमम ये सारे क्वेश्चन ही पूछूंगा, आपने नोट डाउन करके पहले से रख लिया।
और एक जगह एक इंटरव्यू ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आपने पहले से क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या क्वेश्चन नहीं पूछना है, आपने कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रखा। तो जब आपने प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन किया है आपने कि आपको यही क्वेश्चन पूछना है, तब ये आपका स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और जब आपने पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं कर रखा है कि मुझे क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, तब ये आपका अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है। ठीक है, सेम यहाँ लिखा है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मतलब आपने पहले से कुछ क्वेश्चंस रेडी करके रखा है और आपने आपका एम बस यही है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ही मुझे इंफॉर्मेशन देने का है। तो यहाँ जो इंटरव्यूअर होता है ये आपको पहले से ही एक प्री डिफाइंड क्वेश्चंस बनाए रखता है, उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डेटा को गैदर करने की कोशिश करता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, पहले से कोई भी ऐसा क्वेश्चंस रेडी नहीं रहता है, हम ओपन एंडेड डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मुझे मेरे माइंड में कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आया मैं वही पूछूंगा, ये आपका ओपन एंडेड होता है। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, दिस इज ओपन एंडेड, हमारे पास पहले से कोई भी क्वेश्चन फ्रेम नहीं है। अब देखो इंटरव्यू का भी कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे कि आपका फोकस्ड क्लास इंटरव्यू, क्लिनिकल इंटरव्यू, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव इंटरव्यू। तो ये सब भी अभी हम लोग देख लेंगे। फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू, ठीक है, इंडिविजुअल इंटरव्यू। तो ये सब इंटरव्यू का कुछ टाइप्स है जो हमें अभी समझने का होगा। ठीक है, तो अभी क्लासिफिकेशन में देख लो फोकस्ड इंटरव्यू क्या होता है। फोकस्ड इंटरव्यू मतलब ये हुआ कि हम एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस या फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही फोकस करके बात कर रहे हैं। फोकसेस ऑन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस ऑफ रिस्पोंडेंट या फिर उनका पोटेंशियल इफेक्ट की बात करें। जैसे कि इंटरव्यू जो ले रहा है इंडिविजुअल, वो पर्टिकुलरली आपके जब एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, पर्टिकुलरली आपके एक्सपीरियंस पे फोकस करके वो बात कर रहा है, देन दैट इज योर फोकस्ड इंटरव्यू। देन उसको क्या बोलते हैं, फोकस्ड इंटरव्यू। आपको याद रखना है कि फोकस्ड इंटरव्यू मतलब हुआ कि हम पर्टिकुलर पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं और आपके एक्सपीरियंस पे फोकस करके ही हम आगे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्लिनिकल इंटरव्यू मतलब क्या होता है, जब हम अपना फीलिंग्स, अपने मोटिवेशन, अपने लाइफ एक्सपीरियंस की बात करें, तब आपका वो क्लिनिकल हो जाता है। जैसे कि देख लो फोकस्ड में लिखा सिर्फ एक्सपीरियंस, ठीक है, और यहाँ पे क्लिनिकल में क्या लिखा, आपका फीलिंग्स, आपका मोटिवेशन, आपका लाइफ एक्सपीरियंस की बात करें। जैसे कि पेशेंट जो होते हैं जब अपने डॉक्टर से बातचीत करते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज को डिस्कस करते हैं, इन दैट केस आपने देखा होगा कि हम पर्टिकुलर जो है एक फीलिंग, मोटिवेशन या अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, राइट। तो दैट इज योर क्लिनिकल इंटरव्यू। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंटरव्यू क्या होता है, ये आपका सब्जेक्ट पे बेस होता है। ये आपका क्वालिटेटिव जैसे कि एक्सप्लोरेटरी या फिर क्वांटिटेटिव जैसे कि स्टैटिस्टिकल में हो सकता है। फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है, फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू जहाँ पे इंडिविजुअल गैदर करता है इंफॉर्मेशन किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, और फोकस ग्रुप डिस्कशन में हम जैसे कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस को समझने का कोशिश करें। इंडिविजुअल इंटरव्यू, इंडिविजुअल मतलब वन ऑन वन इंटरव्यू जहाँ पे इंटरव्यूअर या फिर सिंगल रिस्पोंडेंट होता है। सिलेक्शन इंटरव्यू जहाँ पे हम जैसे कि जॉब में सिलेक्शन इंटरव्यू देते हैं, जॉब में सिलेक्शन कराना चाहते हैं ना अपना, तो सिलेक्शन इंटरव्यू होता है जहाँ पे हम अपना जॉब में इंटरव्यू, जॉब का इंटरव्यू देते हैं। अब ये सारे इंटरव्यू का एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो देख लो। एडवांटेजेस की बात किया जाए तो हम जो है इंटरव्यू के हेल्प से इन डेप्थ में, पूरा डेप्थ में जानकारी लेना चाहते हैं, या तो वो स्ट्रक्चर्ड हो या फिर अनस्ट्रक्चर्ड हो। स्ट्रक्चर्ड हो तो हम पहले से अपने क्वेश्चंस रेडी रखते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड हो तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं। एडवांटेजेस जैसे कि आपका डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल पाता है पूरा इन डेप्थ में, डिटेल इंफॉर्मेशन इन डेप्थ में मिल पाता है, और साथ ही साथ स्किल इंटरव्यूअर जो है आपको इनकरेज करते हैं कि आप रिस्पोंडेंट जो है अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। डिसएडवांटेज ये होता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि आपको स्किल इंटरव्यू चाहिए और टाइम कमिटमेंट भी होता है इसमें। अब जो पर्टिकुलर एक्सपर्ट है वो दिन भर इंटरव्यू नहीं लेंगे, उनका टाइम का वैल्यू होता है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर पढ़ाई लिखाई करके इतना पोस्ट पे पहुंचे होते हैं। तो स्किल्ड इंटरव्यूअर के लिए
आपको पे आउट भी करना होता है, जिसकी वजह से वो एक्सपेंसिव हो जाता है और टाइम के अकॉर्डिंग दे वर्क। रिस्क ऑफ इंटरव्यू, थोड़ा बायसनेस आ जाता है इंटरव्यू में, बायसनेस की वजह से आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कभी कभी नहीं भी मिल पाता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, स्पेशली जब इंडिविजुअल का इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब वन ऑन वन इंटरव्यू ले रहे हैं, तब ये थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका इंटरव्यू का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चनियर क्या होता है ये देखिए। क्वेश्चनियर मतलब हुआ कि आप मान लो अपने स्कूल में ऑब्जर्व किया होगा कि एग्जाम दे के निकले तो बहुत सारे दीदी भैया खड़े रहते हैं, बहुत सारे पेपर्स लेके, बुकलेट लेके, है ना, और बोलते हैं आप अपना रिस्पॉन्स प्लीज शेयर कर दो या फिर अपना आंसर्स दे दो, इसमें हम वर्क कर रहे हैं, हमें सर्वे कर रहे हैं, तो हमें रिस्पॉन्स चाहिए इसका, तो प्लीज बस 5 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, कर दो, होता है ना। दैट इज ओनली क्वेश्चन है। क्वेश्चनियर में क्या होता है, आपका कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, जहाँ पे जो रिस्पोंडेंट होते हैं उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप अपना आंसर लिखो इसमें एंड इस शीट को हमें रिटर्न कर दो। तो क्वेश्चनेयर में जो होता है प्रॉपर सीरीज ऑफ क्वेश्चन प्रिंट कराया जाता है स्पेसिफिक ऑर्डर में एंड उसमें आप रिस्पॉन्स करते हो। तो क्वेश्चनेयर आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हो सकता है, जहाँ पे रिस्पोंडेंट से रिक्वेस्ट रहता है कि वो अपने खुद के वर्ड में आंसर को सबमिट करे। क्लोज एंडेड भी हो सकता है, फिक्स्ड ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। आपको रिस्पोंडेंट जो है एक प्री डिटरमाइंड ऑप्शन भी दिया जाता है, जैसे कि कभी कभी क्वेश्चनर में सिर्फ यस और नो का भी ऑप्शन रहता है। अगर आप इस बात से अग्री हो तो यू कैन क्लिक ऑन यस, अगर नो तो नो को छोड़ दो। जैसे टिक और रॉन्ग का भी ऑप्शन रहता है, या फिर कभी कभी किसी किसी क्वेश्चनर में ये भी रहता है कि आप अपने वर्ड्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपका बोर्ड का एग्जाम कैसा रहा, आपके क्वेश्चंस कैसे आए थे, तो आप अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ये भी आपका क्वेश्चनेयर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चनेयर कैसा होना चाहिए, क्वेश्चनेयर कैसा होना चाहिए ये समझने का कोशिश करना। क्वेश्चनेयर, एक गुड क्वेश्चनेयर उसको बोलते हैं जहाँ पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो, सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चन हो। आप कुछ भी बहुत डिफिकल्ट से अगर पूछ लोगे तो सब आपका रिस्पॉन्स करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। क्वेश्चन जो होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, जैसे कि सबसे स्टार्टिंग में आपको इजी क्वेश्चन देना है, उसके बाद अगर डिफिकल्ट पूछना है तो पूछ लो। स्टार्टिंग में ही अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दोगे तो आगे कोई बढ़ेगा ही नहीं। आपको टेक्निकल टर्म्स को अवॉइड करना है, ऐसे वर्ड्स को यूज करना है जो सभी को समझ में आ सके। अब जैसे कि मान लो आपने रिस्पोंडेंट को बोला कि आप अपने वर्ड्स में आंसर दीजिए, तो इस वर्ड्स में आंसर देने के लिए आपको उनको प्रॉपर स्पेस भी देना है आंसर्स लिखने के लिए। ये नहीं कि छोटा सा स्पेस दे दिया और बोला इसी में अपने वर्ड्स में आंसर दो, उसमें बेचारा क्या लिख पाएगा। क्लियर होना चाहिए क्वेश्चनर फिलिंग करने समय। आपको फिजिकल अपीयरेंस, पेपर क्वालिटी और कलर ये सब कुछ अच्छा देना चाहिए सो दैट अट्रैक्टिव लग सके और सब अपना रिस्पॉन्स को सबमिट कर सके। एडवांटेजेस ये होता है, ये थोड़ा लो कॉस्ट का हो जाता है, आप लार्ज वाइड स्प्रेड तक पॉपुलेशन का डेटा को कैप्चर कर सकते हो। बायसनेस नहीं हो पाता। बायसनेस कैसे नहीं हो पाता, अब जैसे मान लो ये आपका आपको दे रहा है क्वेश्चनर, आपको इसमें आंसर फिल आउट करना है, ठीक है, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग लिख रहे हो, अपने अकॉर्डिंग लिख रहे हो, इसका इसमें कुछ भी एंट्री करने के लिए अलाउड नहीं है। तो इसमें क्या होता है, बायसनेस नहीं होता है, आप अपना ट्रू एक्सपीरियंस या फिर ट्रू नॉलेज शेयर कर पाते हो, ट्रू एक्सपीरियंस या ट्रू नॉलेज शेयर कर पाते हो। कन्वीनियंट होता है, आप रिस्पोंडेंट तक पहुंच पाते हो, या फिर कभी कभी जो इजिली आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाते उनसे भी आप रिस्पॉन्स को कैप्चर कर लेते हो। रिस्पोंडेंट के पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए आंसर सबमिट करने के लिए, और लार्ज सैंपल में ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। डिसएडवांटेज ये हो जाता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, डिजाइन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। आपको एडुकेटेड और कोऑपरेटिव रिस्पोंडेंट चाहिए होते हैं। अब वर्ड्स में तो वही लिख पाएगा ना जिसको लिखना आता होगा, जिसको पढ़ना आता होगा, समझना आता होगा। तो थोड़ा एडुकेटेड रिस्पोंडेंट चाहिए होते हैं एंड कोऑपरेटिव रिस्पोंडेंट चाहिए होते हैं जो आपका रिस्पॉन्स प्रॉपर तरीके से कर सके। थोड़ा स्लो होता है अलग डेटा कलेक्शन मेथड के हेल्प से, और पॉसिबिलिटी है कि आपको कभी कभी अनक्लियर रिस्पॉन्स भी मिल सके। अब ये कैसे होता है, आप खुद सोचो, जब एग्जाम में आप आंसर सबमिट करते हो, वो आंसर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आता है, बट टीचर्स को कभी कभी ठीक से समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से वो मार्क्स कर लेते हैं। तो
जब आप अपने वर्ड्स में लिख रहे हो तो ये आपको ज्यादा समझ में आए इसकी हाई चांसेस, और सामने वाले को वही वर्ड समझ में आए इसकी थोड़ी कम चांसेस होती है। तो ये क्वेश्चनर का मीनिंग हो गया। शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल जो होता है ये सिमिलर होता है क्वेश्चनर से, जैसे क्वेश्चनर होता है वैसे ही शेड्यूल भी होता है। यहाँ पे मेन डिफरेंस ये है ना कि आपको शेड्यूल को फिल करने के लिए एक एन्यूमरेटर को अपॉइंट किया जाता है इस पर्पस के लिए। मतलब कहने का ये है कि देखो, जब आपका क्वेश्चनर की बात आ रही है, क्वेश्चनर और शेड्यूल, यही दो है। क्वेश्चनर में भी आपका क्वेश्चन होता है, शेड्यूल में भी आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है, दोनों में क्वेश्चन है। अब होता ये है क्वेश्चनर में पर्टिकुलर जो रिसर्चर है, ठीक है, ये अपना क्वेश्चनर लेके गया, दे दिया रीता को, सीता को, गीता को, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल इंडिविजुअल को इसने अपना रिस्पॉन्स कैरी मतलब फिल करने को दे दिया, हो गया। अब ये लोग अपने खुद से कर रहे हैं, ओन खुद से कर रहे हैं, राइट, खुद से कर रहे हैं, ओके। बट शेड्यूल में क्या होता है? शेड्यूल में आपका डिफरेंस ये है कि ये क्वेश्चंस को फिल करने के लिए ना हम एक पर्सन को रखते हैं, एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं जिसको बोलते हैं एन्यूमरेटर, एन्यूमरेटर, ठीक है। अब ये एन्यूमरेटर क्या होता है? देखो, अगर इसको सीता का रिस्पॉन्स को कैप्चर करना है तो ये क्वेश्चनर सीता को नहीं देगा, सीता को बोलेगा कि आप मैडम आंसर करिए, मैं आपके बिहाफ में फिल करूंगा, ठीक है। और ये सिर्फ सीता के साथ नहीं, बाकी सभी इंडिविजुअल के साथ होगा जिसका भी ये रिस्पॉन्स को कैप्चर करेगा। मतलब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आंसर करना है और आपके बिहाफ में ये एन्यूमरेटर जो है ये फिल करेगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जब ये लोग खुद के वर्ड में लिख रहे थे तो यहाँ पे बायसनेस रिमूव हो जा रहा था, बायसनेस नहीं हो रही थी, राइट, क्योंकि सब अपने वर्ड में हो रहा था। बट यहाँ जब आपका आंसर एन्यूमरेटर मतलब कोई और लिखेगा तो चांसेस है कि यहाँ पे बायसनेस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही बड़ा डिफरेंस ये होता है कि आपका क्वेश्चनर तब वर्क करता है जब पीपल लिटरेट हो, मतलब जब पीपल आपके एडुकेटेड हो, उनको लिखना पढ़ना आ रहा हो। और शेड्यूल, CATED, शेड्यूल तब वर्क करता है जब आपका कोई भी पर्सन इलिटरेट हो, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, ठीक है, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, तब आपका शेड्यूल वर्क कर सकता है कि आपको वो क्वेश्चन पढ़ के भी सुना रहा है, आप अपना आंसर भी सबमिट कर रहे हो, आंसर बता रहे हो, और आपको कुछ नहीं करना है, आपके बिहाफ में वो सारा डेटा को, आंसर्स को कैप्चर कर रहा है। तो ये आपका जब पर्सन जो है ज्यादा उतना एडुकेटेड नहीं है तब आपका शेड्यूल को लेके चलना ज्यादा ठीक होता है। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चनर जो है, यहाँ पे तो आपको कुछ ऐसा कोई पर्सन को रखना नहीं पड़ रहा है, तो ये थोड़ा आपका इनएक्सपेंसिव हो जाता है, मतलब कॉस्ट में ही रहता है। बट यहाँ पे जब हम किसी एक एन्यूमरेटर को रख रहे हैं तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। क्यों एक्सपेंसिव हो जाता है? क्योंकि इसे हमें पूरा सिखाना होता है, ट्रेनिंग देना होता है कि तुम्हें किसी के घर पे जाना है तो कैसे बिहेव करना है, क्या क्वेश्चन पूछना है, कैसे क्वेश्चन पूछना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, तो ये थोड़ा आपका कॉस्टली हो जाता है। तो शेड्यूल में भी आपके क्वेश्चंस ही होते हैं जो सिमिलर होता है क्वेश्चनर जैसा, बट ये फिल कौन करता है? ये फिल करता है आपका एन्यूमरेटर रादर दैन रिस्पोंडेंट ओनली, ठीक है। एन्यूमरेटर विजिट करता है रिस्पोंडेंट के पास, उनसे क्वेश्चन पूछता है जो भी आपके पेपर में लिस्टेड होता है, एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर रहता है रिकॉर्ड करता है, उसको रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करता है उस पर्टिकुलर स्पेस में, जिसको हम लोग शेड्यूल बोलते हैं, जिसको हम लोग शेड्यूल बोलते हैं। तो ये हो गया आपका ये शेड्यूल के बारे में। अब ट्रेनिंग की बात करते हैं। जो एन्यूमरेटर होता है ना, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होती है कि आपको शेड्यूल को फिल जो करना है ये ध्यान में रखते हुए कि वो प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए, एक्यूरेट रिस्पॉन्स होना चाहिए और प्रॉपर डेटा कलेक्शन भी होना चाहिए। शेड्यूल आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है जिसके हेल्प से आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, जो सिमिलर होता है क्वेश्चनर जैसा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे एडवांटेज ये होता है कि आपको एक ट्रेन्ड एन्यूमरेटर मिलता है जो प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू जैसा कंडक्ट करता है, एंड इस मेथड में पर्टिकुलरली हम रिस्पोंडेंट का ही डेटा को कैप्चर करते हैं, ठीक है।
जो आपका कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चनर में, क्योंकि क्वेश्चनर में मान लो आपका क्वेश्चन सामने वाले पर्सन को नहीं समझ में आएगा, वो आपको आपका पेपर वापस कर देगा। बट शेड्यूल में क्या होता है, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन समझाने के लिए एक पर्सन है, ठीक है। हाउएवर इसमें भी आपको केयरफुली ट्रेनिंग देनी होती है एन्यूमरेटर को, सुपरवाइजर एन्यूमरेटर को, जो आपका क्वालिटी डेटा कलेक्शन कर पाता है। तो आप समझ सकते हो, जब लिटरेट पर्सन है तब आप क्वेश्चनर जो है दे सकते हो उसको, जो खुद से रीड भी कर लेगा और जो खुद से लिख भी लेगा, ठीक है। बट जब आपका इलिटरेट पीपल है, उतने पढ़े लिखे नहीं है, तब आप शेड्यूल का हेल्प ले सकते हो। एक एन्यूमरेटर होगा, एन्यूमरेटर आपको पूरा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेगा, समझाएगा, एंड आपके बिहाफ में वो ही लिखने का काम भी करेगा और आंसर्स मार्क करने का काम भी वही करेगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस में भी आपको हेल्प हो जाता है। जैसे कि अगर मान लो आप शेड्यूल में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डालोगे ना, तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक एन्यूमरेटर जा रहा है जो आपको बताएगा कि हाँ क्या आंसर करना है, क्या आंसर नहीं करना। बट यहाँ पे अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन डालोगे, तो यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन डालने की वजह से हो सकता है कि आपको आपका क्वेश्चनर सब रिटर्न कर दे, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चनर का मीनिंग था। डेल्फी टेक्निक क्या होता है? डेल्फी टेक्निक से हमेशा आपको याद रखना है एक्सपर्ट। क्या याद रखना है? एक्सपर्ट। डेल्फी टेक्निक कौन डेवलप किया है? रैंड कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है। रैंड कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, डेल्फी टेक्निक इज डेवलप्ड बाय रैंड कॉर्पोरेशन, जिन्होंने ये चेक करने के लिए किया था, फॉरकास्ट करने के लिए, देखने के लिए कि टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, ठीक है। डेल्फी टेक्निक एक्चुअल में एक्सपर्ट का ओपिनियन होता है, ठीक है। इस टेक्निक के हेल्प से हम डेटा को गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं एक्सपर्ट्स से। डेल्फी टेक्निक का पर्पस ये होता है कि जो फ्यूचर में जो कुछ भी होने वाला है उसको हम लोग समझ सके, एस्टिमेट लगा सके। जैसे कि मान लो आपको आपको कुकिंग करनी सीखनी है, कुकिंग, तो आप क्या करोगे? अपने एक्सपर्ट के पास विजिट करोगे, और आपके घर में एक्सपर्ट कौन है? योर मम्मी, है ना। तो इस केस में इसको हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे हम डेल्फी टेक्निक। क्या बोलेंगे? डेल्फी टेक्निक। जहां पे हम क्या कर रहे हैं? एक्सपर्ट का ओपिनियन ले रहे हैं, एक्सपर्ट का एडवाइस ले रहे हैं, एक्सपर्ट का हेल्प ले रहे हैं, सो दैट जो फ्यूचर में होने वाला है उसको हम लोग फॉरकास्ट कर सके, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर सके। दिस इज ओनली योर डेल्फी टेक्निक। किसने दिया है? दिस इज गिवन बाय रैंड कॉर्पोरेशन। रैंड कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये देखने के लिए कि टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट होते हैं जो अपना व्यूज एक्सचेंज करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे, और हर एक एक्सपर्ट इंडिपेंडेंटली अपना पॉइंट रखता है, अजम्पशंस को शेयर करता है, एंड फैसिलिटेटर जो होता है वो जो डेटा दिया है उन्होंने, एक्सपर्ट के द्वारा जो डेटा दिया गया है, उस डेटा पे फिर उस पर एक समरी रिपोर्ट रेडी करते हैं। ये जो प्रोसेस है इसमें आपको मल्टीपल राउंड्स किया जाता है, फीडबैक भी होता है, आइटरेशन टू अचीव अ कंसेंसस अमंग एक्सपर्ट, ठीक है। डेल्फी टेक्निक आपको हेल्प करता है कि आप एक्सपर्ट का ओपिनियन कलेक्ट कर सको सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड वे में, जिसके हेल्प से आप सभी का व्यू पॉइंट को कैप्चर कर सको और फॉरकास्ट कर सको कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये पर्टिकुलरली यूजफुल तब होता है उस सिचुएशन में जहाँ पे अनसर्टेनिटी काफी हाई होती है, ट्रेडिशनल फॉरकास्टिंग मेथड को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं तब। तो यही था आपका डेल्फी टेक्निक। नाउ व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या होता है ये भी जल्दी से देख लेते हैं। हाइपोथेसिस वर्ड जो हमने स्टार्टिंग में भी अभी देखा था, हाइपोथेसिस, राइट। हाइपोथेसिस का लाइक स्टेप्स में हमने देखा था हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस मतलब एक अजम्पशन, एक ऐसा स्टेटमेंट जो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, दैट इज द हाइपोथेसिस। हमें उसको प्रूफ करना है कि हाँ वो जो हाइपोथेसिस हमने सोचा है, माइंड में जो हमारा स्टेटमेंट चल रहा है वो ट्रू है या रॉन्ग है, उसको हम टेस्ट करके बताएंगे, मतलब टेस्ट एग्जामिन करके। तो हाइपोथेसिस होता क्या है? हाइपोथेसिस एक प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट है जिसको हम लोग टेस्ट करेंगे साइंटिफिक मेथड के हेल्प से, जिसके हेल्प से हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू अ डिपेंडेंट वेरिएबल का कनेक्ट करके उसको समझने का कोशिश करेंगे। ये आपको बताता है कि रिसर्चर जो है अपना
पॉइंट रखते हैं, एक टेस्ट करते हैं एक वैलिडिटी को चेक करने के। जैसे कि मान लो हमने देखना है कि स्टूडेंट हु रिसीव काउंसलिंग विल शो अ ग्रेटर इंक्रीज इन क्रिएटिविटी देन स्टूडेंट हु इज नॉट रिसीविंग द काउंसलिंग इज अ हाइपोथेसिस। मतलब मान लो यहाँ पे एक टीचर्स है, बहुत सारे टीचर्स है, इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग काउंसलिंग देंगे और हमारा ये मानना है, टीचर्स का ये मानना है कि जो बच्चे काउंसलिंग लेंगे वो ज्यादा एफर्ट और क्रिएटिविटी दिखा पाएंगे, वेयर एज जो बच्चे काउंसलिंग नहीं लेंगे वो उतना एफर्ट या उतना क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते हैं, उतना क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते। समझ में आया? मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो कुछ टीचर्स मिलके बातचीत कर रहे हैं कि अगर हमारे स्टूडेंट काउंसलिंग लेते हैं तो उनमें ज्यादा एफर्ट्स और क्रिएटिविटी दिखाने की क्षमता आएगी, वेयर जो बच्चे काउंसलिंग नहीं लेते हैं वो उतना नहीं शो कर पाते हैं। तो ये टीचर्स का क्या हुआ, ये टीचर्स का हाइपोथेसिस हुआ। क्या हुआ? हाइपोथेसिस। अब इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करके, मतलब काउंसलिंग प्रोवाइड करके ये देखेंगे कि इनका हाइपोथेसिस ट्रू था या रॉन्ग था, मतलब वैलिड था या इनवैलिड था। तो इसमें काउंसलिंग इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्रिएटिविटी जो आएगा वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाइपोथेसिस का मीनिंग। अब हाइपोथेसिस में वी आर हैविंग टू हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब समझे, हाइपोथेसिस मतलब होता है कि यहाँ पे लिख रही हूँ, hypothesis is nothing just a tentative statement। tentative statement मतलब कोई assumption होता है ये, जिसको हम लोग क्या करेंगे, जिसको हम लोग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है। यही होता है हाइपोथेसिस। ठीक है, जैसे वो टीचर्स ने डिसाइड किया कि जो बच्चे काउंसलिंग लेते हैं वो ज्यादा क्रिएटिविटी शो कर पाते हैं, वेराज कुछ बच्चे जो काउंसलिंग नहीं लेते हैं वो आपके मतलब उतना क्रिएटिविटी नहीं शो कर पाते। तो उसको टेस्ट करके हम चेक करेंगे। तो हाइपोथेसिस जो होता है इट इज ऑफ टू टाइप, वन इज नल हाइपोथेसिस एंड वन इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को हम लोग HO बोलते हैं, ऑल्टरनेट को HA या फिर H1। ठीक है, ये इसका नाम है ऑल्टरनेट का और नल का। ठीक है, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे जैसे कि देखोगे नल हाइपोथेसिस को जैसे कि हम लोग HO बोलते हैं, जिसको HO बोलते हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस को। तो यहाँ क्या लिखा है, नल हाइपोथेसिस इज अ फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस जिसको हम हमेशा ट्रू मान के चलेंगे जब तक वो रॉन्ग प्रूव ना हो जाए। मतलब आपको अगर पूछा जाए नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होता है, तो नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में जो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा वो हो जाएगा आपका नल हाइपोथेसिस। ये हमेशा ट्रू होगा जब तक हमने प्रूफ नहीं किया है इसको। प्रूफ करने के बाद तो पता चल ही जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन प्रूफ करने से पहले आपका नल हाइपोथेसिस ही हमेशा ट्रू होता है, जिसको हम ये प्रूफ करने पे वर्क करते हैं कि वो ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। सेम यहाँ लिखा है कि नल हाइपोथेसिस हमेशा ही वो हाइपोथेसिस होता है जिसको हम ट्रू मान के चलते हैं जब तक रॉन्ग प्रूफ ना हुआ हो, रॉन्ग प्रूफ नहीं हुआ हो एक्सपेरिमेंट डेटा के हेल्प से। तो यहाँ पे देखो नल हाइपोथेसिस का क्या लिखा है, नल हाइपोथेसिस इज दैट हाइपोथेसिस जो हमेशा ट्रू होता है। देखो लिखा है ना, नल हाइपोथेसिस इज दैट हाइपोथेसिस जो हमेशा ही ट्रू होता है अनलेस हमारे पास सफिशिएंट ऐसा एविडेंस अवेलेबल ना हो कि उसको हम फॉल्स प्रूव कर सके। ठीक है, इन कॉन्टेस्ट नल हाइपोथेसिस इज रिटन एज HO। ठीक है, दिस इज आपका मीन का वैल्यू इक्वल टू मीन 0। ठीक है, नल हाइपोथेसिस। अब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस डिपेंड अपॉन द रिसर्च क्वेश्चन, जो कि आपका 2 टेल टेस्ट में आता है और ये आपका 1 टेल में भी होता है, 1 टेल टेस्ट। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास से एक बार आपको फिर से यहाँ से एक्सप्लेन कर दूंगी। चलो क्लास को एंड करते हैं अभी यहीं तक। ठीक है, आई बिलीव आपको क्लास अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, आपने एंजॉय किया हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, सो दैट आपको क्लास से रिलेटेड सारी अपडेट्स ऑन टाइम मिल सके। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको सारा अपडेट्स मिल सके जब भी क्लास की वीडियो अपलोड होती है। बेल आइकन भी हिट कर दो। थैंक यू सो मच एवरीवन। once again